20-25 मिनट, अगले 20-25 मिनट फिलहाल आप भूल जाइए कि आपको किसी और के लिए कंटेंट बनाना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप खुद भी एक इन्वेस्टर हो, आपको भी अपना वेल्थ क्रिएट करना है, आपको भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं। अगला 20 मिनट आप अपने पॉइंट से सोचिए, अगर आपको अपने पॉइंट से समझ आ जाएगा, आई एम श्योर आप अच्छा कंटेंट आगे इन्वेस्टर्स के लिए भी बना पाओगे। सो लेट मी स्टार्ट। बिफोर मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूं, सबसे पहले बेसिकली इसका इसका मेरे टॉपिक का एक स्लाइड का नाम रखा है ज्योमेट्री ऑफ वेल्थ। पैसे को अगर आपको ठीक से समझना है और पैसे को ठीक से एंजॉय करना है, मेरे हिसाब से 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में। ओके, और मैं जो आपको ये प्रिंसिपल्स बताऊंगा अगले 20-25 मिनट में, ऐसा नहीं कि ये प्रिंसिपल सिर्फ एक पे अप्लाई होते हैं और दूसरे पे नहीं होते हैं, सब पे अप्लाई होते हैं, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। तो वो 5 क्या चीजें हैं जो आइडियली हर एक को पैसे के मामले में ठीक ठाक करनी चाहिए, सो दैट उनका रिश्ता पैसों के साथ अमेजिंग हो। सबसे पहली चीज तो है पैसा कमाना, बिकॉज अगर इंसान के पास पैसा ही नहीं है, देन ऑब्वियसली इट इज अ लाइफ लाइन फॉर एवरीवन। पैसा कमाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स फर्स्ट। बट सेकेंड थिंग इज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम काफी लोग देख रहे हैं जो पैसा तो कमा रहे हैं, बट पैसा जोड़ना सबके बस की बात नहीं है। इनफैक्ट एज ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट डिजाइन टू सेव। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ खुद। ओके, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसको बोलते हैं मार्श मेलो एक्सपेरिमेंट। छोटे बच्चों पे हुआ था, अराउंड 8 से 12 साल की उनकी उम्र थी। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे जाओगे और लिखोगे ना मार्श मेलो एक्सपेरिमेंट, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखेंगे। छोटे बच्चे थे, उनके सामने एक मीठी चीज रखी गई थी, उसको बोलते हैं मार्श मेलो। बच्चों को कहा गया था सिर्फ 15 मिनट के लिए वेट करो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट वेट करो और उनको 2 मार्शमेलो मिल जाएंगे। लॉजिकली, मैथमेटिकली, आई एम श्योर अगर आपको भी ये कहा जाए कि 15 मिनट वेट करो और आपको 2 मार्शमेलो मिलेंगे, आई एम श्योर सब लोग अपना हाथ रेज करोगे कि बेसिकली रुक जाते हैं, 2 मिल जाएंगे। बट डेटा ये दिखाता है ऑलमोस्ट 70% बच्चे 15 मिनट नहीं रुक पाए। तो ये जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको लगा शायद इन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होगी, बट ये जब एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में किया गया तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, मेजॉरिटी बच्चे रुक नहीं पाए। एंड दैट्स व्हाट बेसिकली मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि उस समय की जो तमन्ना होती है उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कि शॉर्ट टर्म में जो होता है कि अभी घूम लूं, अभी एक नया फोन खरीद लूं, अभी एक नई पार्टी पे चले जाऊं, अभी वेकेशन पे चले जाऊं, बाद का फ्यूचर में सोचेंगे। द आइडिया इज हमारा माइंड परपेचुअली हमेशा सोच रहा होता है कि आज कैसे एंजॉय करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअली सेव कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज है पैसा कमाना, दूसरी चीज है पैसा जोड़ना, जो इतना आसान नहीं है। तीसरी चीज, हम काफी लोग जानते हैं इंक्लूडिंग आप पेरेंट्स ऑल्सो, जो पैसा ठीक ठाक कमा लेते थे, पैसा जोड़ भी लेते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पैसे को ठीक से इन्वेस्ट नहीं करते थे। ट्रेडिशनली अगर आप इंडियंस को भी देखोगे, काफी इंडियंस को देखोगे अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है फिक्स डिपॉजिट में रखना, बट फिक्स डिपॉजिट का प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बैंक पे पैसा डालते हो, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली आज के टाइम पे 160 लाख करोड़ पैसा फिक्स डिपॉजिट्स में पड़ा हुआ है। ठीक बात है, आपको ब्याज मिल जाता है, बट आपका पैसा ग्रो नहीं होता। ग्रो का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाता। वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या होता है प्रीडोमिनेंटली, कि ये महंगाई को हरा नहीं पाता। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप उन एवेन्यूज में पैसा डालो जहां पे आपका पैसा महंगाई को हरा पाए। जैसे रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में डालना एक इन्वेस्टमेंट है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो डेटा दिखाता है लंबे समय पे, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इक्विटी है। इक्विटी क्या होती है हम समझने की कोशिश बाद में करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली काफी लोगों को इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में नहीं पता, और ठीक से इन्वेस्ट करना कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी बहुत कम है। तो ठीक बात है, पहले काफी लोग को पैसा कमाना चाहिए, फिर सेव भी करना आना चाहिए, रोज सेव किए पैसे को इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, उस पैसे को ठीक से एंजॉय करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हम बहुत सारे लोग देखते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बट उनको एंजॉय करना नहीं आता। हम वो भी एक आर्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे पैसे से ठीक से एंजॉय किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अबाउट द आइडिया ऑफ फीलिंग वेल्दी। आज हम काफी लोग जानते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, घर, जायदाद, सब कुछ है, बट उनसे पूछो डू यू फील वेल्दी,
और वो कहेंगे नहीं, हमारे पास इतना वेल्थ नहीं है। हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ, जिनके पास पांचों चीजें ठीक होती है ना, कमाते भी ठीक है, सेव भी ठीक से करते हैं, इन्वेस्ट भी ठीक से करते हैं, पैसे को एंजॉय भी करते हैं और वेल्दी वाली फीलिंग भी आती है ना, उन इन्वेस्टर्स को हम एक्चुअली कहते हैं बेस्ट इन्वेस्टर्स, जो पैसे के साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। सबसे बेसिक, ओके, मैं कुछ स्लाइड थोड़े शिफ्ट करूंगा, कभी आगे कभी पीछे जाऊंगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगला 15-20 मिनट जो आपको समझाऊंगा कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। कुछ मैटर नहीं करता आप इंडिया के किस पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया, कहाँ को बिलोंग करते हो, या दुनिया के किस हिस्से में बिलोंग करते हो, कौन से जेंडर के हो, कुछ मैटर नहीं करता। द आइडिया इज द रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस आर एग्जैक्टली द सेम फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले चीज समझने की कोशिश करते हैं, जो काफी लोगों को समझ नहीं आती है, कि हम सेव और इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जिसको हम बहुत सिंपल भाषा में कहते हैं, महंगाई। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये एक आई एम श्योर आपने की होगी, इस मूवी का नाम है दीवार, 1975 में रिलीज हुई थी। ये मूवी टिकट एक थिएटर का है जिसका नाम है गैलेक्सी, मुंबई का एक थिएटर है। कॉस्ट ऑफ अ टिकट इज अराउंड 3 रुपीज। आई एम श्योर आपने, कुछ लोगों ने एनिमल मूवी भी देखी होगी। अगर आप एनिमल मूवी थिएटर में गए हो देखने के लिए, तो वही अच्छी मूवी, ओके, अच्छा या बुरा बेसिकली आपके रिव्यू पे डिपेंड करता है, बट वो मूवी का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 रुपए था। व्हाट हैज हैपेंड इन ऑलमोस्ट 48 ईयर्स में क्या हुआ, 3 रुपए की टिकट आज ऑलमोस्ट 250 या 300 रुपए की हो गई। इसको हम बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं महंगाई, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। भले आप चाहो या ना चाहो, जो दुनिया में जितनी चीजें हैं जिनको गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं, उनकी कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। भले आप दाल का भाव देखो, या बेसिकली आप दाल का भाव देखो, या पेट्रोल का भाव देखो, एट द सेम टाइम इवन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एमबीए में, उसको बोलते हैं IIM अहमदाबाद का कोर्स, 2000 में उसकी कोई फीस 2.5-3 लाख रुपए की थी। आज अराउंड ऑलमोस्ट 23 साल बाद वही कॉलेज की फीस अराउंड 25 से 26 लाख की है। सो बेसिकली कॉलेज एग्जैक्टली सिमिलर है, बट फीस 3 लाख से जाके 25 लाख हो गई। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। बहुत सारे इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते हैं ये चीजें, प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि महंगाई थी, महंगाई है और महंगाई हमेशा रहेगी। सबसे पहले इंसान को इन्वेस्ट क्यों करना है, बिकॉज हमें इस महंगाई को हराना है। उसके अलावा एक दूसरा एलिमेंट आ जाता है, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है। आज मैं जिस रूम में बैठा हूं वो एसी रूम है। 25 साल पहले जब मैं जॉब करता था, कोई भी ऑफिस में एसी नहीं हुआ करता था। अभी मुझे कोई कहे कि बिना एसी के काम करना है, शायद नहीं कर पाऊंगा। पहले सब लोग आराम से ट्रेन में चढ़ जाते थे, आज काफी लोगों को एसी ट्रेन चाहिए। बेसिकली लाइफस्टाइल इंक्रीज हो गया, या उबर या ओला, लाइफस्टाइल इंक्रीज हो गया। व्हाट इज लाइफस्टाइल इंक्रीज? लाइफस्टाइल इंक्रीज मतलब जिस तरीके से आपकी आस्ते आस्ते जिस तरीके से चीजें बेहतरीन हो रही है, आप बेटर लाइफस्टाइल पे अपग्रेड होते हो। अच्छी बात है, बट इसका डिसएडवांटेज है। एक बार आप अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हो ना, तो उसको रिवर्स गियर में डालना मुश्किल हो जाता है। सो दो महंगाई है, एक तो वैसी कीमतें बढ़ रही हैं, प्लस हम अपना लाइफस्टाइल बहुत फास्ट तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं। उसके वजह से हमें महंगाई को हराना है, और इसलिए इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू करते हैं बहुत बेसिक तरीके से, कि सबसे बड़ी गलती ऑनेस्टली लोग इन्वेस्टर्स कर क्या रहे हैं। ओके, सबसे बड़ी गलती, आई एम श्योर, ओके, मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूं। मैं मुंबई शहर को बिलोंग करता हूं, एंड अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करो, लाखों करोड़ों लोग सुबह से लेकर रात तक भाग रहे होते हैं। आई एम श्योर ऑब्वियसली पैसे के लिए भाग रहे हैं, पर अगर आप किसी को रोक के पूछोगे ना कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, किसी को भी आज ट्राई करना, रोक के पूछना कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आप सरप्राइज हो जाओगे। काफी लोगों को अपने फाइनेंशियल गोल्स ही नहीं पता। हम सबसे पहले, हम सारे इन्वेस्टर्स और आपको भी करना चाहिए, पीस ऑफ पेपर लेना चाहिए, अपनी किताब लो, एक पेन लो, और बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ या अकेले जो भी हो, अपना एक गोल्स लिखो। गोल्स जब हम प्लान करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल लिखिए, मीडियम टर्म गोल लिखिए, और लॉन्ग टर्म गोल लिखिए। शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है, मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूं। शॉर्ट टर्म ये गोल हो सकता है कि जैसे मुझे अपने हर साल अपने बच्चे की फीस पे करनी है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। हर साल मुझे कहीं घूमने भी जाना होता है, वेकेशन,
शॉर्ट टर्म गोल है। मीडियम टर्म गोल ये हो सकता है कि आपको गाड़ी खरीदनी है 4-5 साल बाद, या टू व्हीलर खरीदना है, या कार खरीदनी है, या 10 साल बाद आपको घर खरीदना है, आपका मीडियम टर्म गोल हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स, टिपिकली इंडियंस के लॉन्ग टर्म गोल होते हैं कि बच्चों की हायर एजुकेशन। आज तो सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर पढ़े, लॉन्ग टर्म गोल। और बाहर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना कोई आसान चीज नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। चिल्ड्रंस एजुकेशन, लॉन्ग टर्म गोल। बच्चों की शादी, कुछ पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि बच्चों की शादी अच्छी तरीके से की जाए, और वो स्पॉन्सर करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो शायद उनका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। बट सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म गोल, अनफॉर्चुनेटली, एंड जब आप वीडियोस बनाओ और कंटेंट बनाओ, सबसे पहले आपको एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को अवेयर करना है अबाउट अ वेरी बिग गोल, वेरी इंपॉर्टेंट गोल, जिसको बोलते हैं हम रिटायरमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, जब भी ये वर्ड रिटायरमेंट बोला जाता है ना, तो ये बहुत नेगेटिव वर्ड सुनाई देता है, अरे रिटायरमेंट तो बहुत दूर है। और प्रॉब्लम ये है, लोगों को रिटायरमेंट बहुत दूर इसलिए लगता है, या उसको बहुत कैजुअली इसलिए लेते हैं, बिकॉज इंसान की एक प्रॉब्लम है, जो भी चीज 5 साल के दूर की होती है ना, इंसान उसके बारे में नहीं सोच सकता, बिकॉज इंसान का दिमाग 5 साल के बियॉन्ड सोच ही नहीं पाता। इसीलिए काफी लोगों को रिटायरमेंट का ख्याल ना 50 या 55 में आता है, जो बहुत लेट हो चुका होता है। आइडियली एक समझदार इन्वेस्टर को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, जिस दिन उसको पहली सैलरी मिलती है ना, पहली सैलरी या पहली कमाई होती है, तब से उसको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। आई एम श्योर आप भी सरप्राइज होंगे कि कोई 25-20 साल का बच्चा है, अपनी पहली जॉब है, वो अभी रिटायरमेंट के बारे में क्यों सोच रहा है, अभी तो उसने कमाना शुरू किया है। द आइडिया इज, जिंदगी बहुत लंबी होती है। लंबी का मतलब, थैंक्स टू मेडिकल साइंस, इनफैक्ट मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम है बॉडी, और उस बॉडी किताब में समझ आ रहा था कि किस तरीके से मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, और जिस तरीके से मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, हम सबकी ह्यूमन लाइफ एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी बात है, हम में से, आप में से बहुत सारे लोग बहुत लंबा जीने वाले हो, हम में से कुछ लोग 80-90, हम में से कुछ लोग शायद 100 भी टच करेंगे। आई एम श्योर ये बात सुन के आपको हंसी आ रही होगी, और हम में से काफी लोग रिटायर जल्दी होना चाहते हैं। आज काफी लोग ये सोचते हैं कि हम शायद 50 या 55 में, कुछ लोग तो आज 45 ईयर्स में रिटायर होने की बात कर रहे हैं। चलो ये कहना बहुत आसान है, रिटायर होने के बाद 30-35-40 सालों की जीरो इनकम लाइफ होगी, जीरो इनकम लाइफ। प्लस महंगाई भी बढ़ रही है, प्लस लाइफस्टाइल भी बढ़ रहा है। सो अगर किसी को, अगर अच्छी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, एक ऐसा वक्त आएगा जब जीरो इनकम लाइफ होगी, उसकी तैयारी आज से जितनी जल्दी शुरू कर सके, करनी चाहिए। लोग ये भी नहीं समझ पाते कि रिटायरमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी आपको मैंने फाइनेंशियल गोल्स बताए ना, उनके लिए आपको एक लोन मिल जाएगा। बैंक आपको एक लोन दे देगी। जैसे मुझे अगर घूमने जाना है, कोई भी बैंक मुझे लोन दे देगा। गाड़ी चाहिए तो ऑटो लोन मिल जाएगा। बच्चों की एजुकेशन है तो भी लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन होते हैं। घर के लिए तो हमें पता ही है, हाउसिंग लोन होता है। बट कोई भी बैंक किसी को रिटायरमेंट के लिए गोल नहीं, कोई कोई लोन नहीं मिलेगा। सो रिटायरमेंट का ख्याल हमें खुद ही रखना है। और एक बात, हर एक बात को समझनी है कि दुनिया में, यस, हम बाहर के देशों में जाते हैं छुट्टियों में, आज वीजा भी फ्री हो गए हैं, काफी लोग थाईलैंड जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, बहुत सारे दुनिया में लोग घूमने जा रहे हैं, इंडियंस। इनफैक्ट इंडियंस चाइना के बाद दूसरा मुल्क है जो दुनिया भर में बहुत घूम रहा है। और जब घूमता है ना, तो देखता है कि बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, हम भी क्यों ना एंजॉय करें। अच्छी बात है एंजॉय करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एंजॉयमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बनी ही एंजॉयमेंट के लिए है। बट हमें ये भी समझना है कि बाकी देशों में महंगाई भी कम है, वहां पे आमदनी भी ठीक ठाक होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी उनका सरकार दे देती है। अगर उनको कोई मेडिकल बेनिफिट चाहिए, बीमार पड़े तब भी सरकार हेल्प कर देती है, और काफी लोगों को पेंशन भी मिलेगा जिंदगी भर। इंडिया में सरकार, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमारी सरकार खराब है, हमारी सरकार के पास बहुत सारी अदर प्रायोरिटीज है। तो रिटायरमेंट का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा। इसलिए रिटायरमेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। म्यूचुअल फंड्स सबसे, इनफैक्ट जो भी आपको मैंने गोल्स बताए ना, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, द ब्यूटी इज म्यूचुअल फंड सब गोल्स अचीव कर सकता है। और वो म्यूचुअल फंड्स है क्या और किस तरीके से अचीव करता है, वो मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, बिफोर आई गो टू म्यूचुअल फंड्स, मैं आपको दो एसेट क्लासेस के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। इनको फाइनेंशियल एसेट क्लास बोलते हैं। एक का नाम है इक्विटी और दूसरे का नाम है फिक्स्ड इनकम। इनको फाइनेंशियल क्यों कहा जाता है? ओके, बिकॉज ये बेसिकली पेपर फॉर्म में होते हैं। ओके,
और ये कंट्री के फाइनेंसेस में डील करते हैं। इंडिया ट्रेडिशनली फिजिकल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। ट्रेडिशनली ये चीजें बहुत तेजी से बदल भी रही हैं, बहुत तेजी से तरक्की इंडिया में हम चेंजेस देख रहे हैं। यूपीआई जिस तरीके से हमारे देश में चेंज हो रहा है, जिस तरीके से हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म में हॉटस्टार में देख रहे थे, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी एक बहुत तेजी से हर एक घर घर में पहुंच रहा है। और बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा। बट ट्रेडिशनली इंडियंस फिजिकल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। फिजिकल कौन से एसेट क्लास है? घर खरीद लिया, जमीन खरीद ली, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ज्वेलरी बना ली। फिजिकल फिजिकल मतलब जो आप टच एंड फील कर सकते हो। फाइनेंशियल एसेट क्लासेस में जनरली इन्वेस्टर्स इंडियंस ने इतना पैसा अभी तक डाल रहे हैं, पर जिस तेजी में डालना चाहिए वो बेसिकली नहीं है। ग्लोबली जितनी भी डेवलप कंट्रीज देखोगे, वहां पे फाइनेंशियल एसेट्स बहुत बड़े रूप में है, जिनको आप इक्विटी कहते हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हो, या फिक्स्ड इनकम कहते हो। बहुत बड़े रूप में लोगों के पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं ये इक्विटी, ये फिक्स्ड इनकम, ये फाइनेंशियल एसेट्स और म्यूचुअल फंड्स? चलो जानकारी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज, इक्विटी का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी भाषा है। इक्विटी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस। कहने का मतलब क्या है? अगर आप सुबह से लेकर रात तक आप जो भी देखोगे ना, जो भी आप खर्चा करते हो, वो सामने किसी और की प्रॉफिट होती है। समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से आप सुबह उठे, आपने अपना ब्रश किया, टूथपेस्ट यूज किया, तो आपने कोई ना कोई तो टूथपेस्ट यूज किया होगा, या आपने पेप्सोडेंट यूज किया होगा तो हिंदुस्तान लिवर ने पैसा बना लिया, कोलगेट यूज किया होगा तो कोलगेट ने पैसा बना लिया। उसके बाद आपने हाथ धोए, डेटॉल यूज किया होगा, वो भी एक लिस्टेड कंपनी है, पैसा बना लिया। आपने आटा खाया होगा, आशीर्वाद आटा, तो आईटीसी ने पैसा बना लिया। या आपने मैगी खाई होगी तो नेस्ले ने पैसा बना लिया। लेट्स से आपने टू व्हीलर लिया, तो बजाज, टीवीएस या हीरो, उस गाड़ी ने पैसा बनाया है। आप टू व्हीलर में पेट्रोल डालोगे तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसी, इन कंपनियों ने पैसा बनाया। या आपने कार ली तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, इन कंपनियों ने पैसा बनाया। आप अगर मेट्रो से आए या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, तो बेसिकली एल&टी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पैसा बना रही है। आप लाइट ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, तो बहुत सारी पावर कंपनीज पैसा बना रही है, लाइक टाटा पावर, अदानी। आप एसी ऑन करते हो तो ब्लू स्टार या वोल्टास पैसा बना रहा है। आप अगर कुछ शॉपिंग करने जाते हो, डीमार्ट से शॉपिंग करते हो तो डीमार्ट पैसा बना रहा है। डीमार्ट से में कुछ सामान खरीदते हो तो डीमार्ट में बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, वो पैसा बना रही है। मैं राइट नाउ एक सेशन कर रहा हूँ थ्रू जियो के नेटवर्क से। तो यहाँ पे एयरटेल, आई एम श्योर आपने एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे होंगे, तो एयरटेल पैसा बना रहा है या जियो पैसा बना रहा है। आपने दिवाली पे घर को पेंट किया होगा, तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक किसी ने पैसा बनाया। घर पे सीमेंट लगाया तो एसीसी, अल्ट्राटेक किसी ने पैसा बनाया। आप लाइट खरीदते हो तो हैवेल्स पैसा बनाता है। टाइल खरीदते हो तो कजारिया पैसा बनाता है। आप बीमार पड़ोगे तब भी इप्का लेबोरेटरी, सन फार्मा, ओके, डॉक्टर रेड्डीज, कोई ना कोई पैसा बना रहा है। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? बेसिकली इक्विटी मींस इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस। अभी हम सब जानते हैं इंडिया एक बहुत ही अमेजिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है। ग्रोइंग इकोनॉमी क्यों है, हम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, समझाने की कोशिश करता हूं। हम बेसिकली बहुत, हम इंडिया इज अ वेरी वेरी बिग नेशन। हमें कभी कभी हमारे हम कितने बड़े हैं वो समझने के लिए हमें ट्रैवल करना चाहिए अक्रॉस इंडिया। इंडिया पॉपुलेशन इज अराउंड 140 करोड़। जस्ट टू गिव यू इन कॉन्टेक्स्ट, 140 करोड़ आबादी कितनी होती है? पूरा यूरोप 70 करोड़ है, पूरा साउथ अमेरिका 40 करोड़ है, पूरा अमेरिका 30 करोड़ है। सो अगर आप ये तीन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ लोगे तो बेसिकली इंडिया का पॉपुलेशन बन जाता है, इतने लार्ज है हम लोग। उसके अलावा वी आर बेसिकली अ यंग इकोनॉमी। हमारी कंट्री में मीडियन एज 28 साल की आ जाती है। सो वी आर अ यंग कंट्री विद लॉट ऑफ पीपल, अच्छी डेमोक्रेसी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और आस्ते आस्ते हम ग्रो कर रहे हैं। उसकी वजह से इंडिया इज ए फैबुलस अमेजिंग ग्रोइंग इकोनॉमी। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोग काफी कमा रहे हैं, लोग काफी स्पेंड भी कर रहे हैं, तो बिजनेसेस भी बहुत ग्रो हो रहे हैं, बिजनेसेस की प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। और जब बिजनेसेस के प्रॉफिट बढ़ते हैं, अगर आप इन कंपनियों में निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा भी लंबे समय में बढ़ता है। दैट इन सिंपल टर्म्स इज कॉल्ड एज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। अभी आप, अगर आप मेरी बात को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हो,
तो आपको एक बात रियलाइज होगी, मैंने आपको सिर्फ उन्हीं कंपनियों के बारे में बताया जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, बट बहुत सारी कंपनीज फेल भी होती हैं। ये बेसिकली मूवी बिजनेस की तरह है, सारी मूवीज हिट नहीं होती हैं। कुछ मूवीज लाइक पठान हो गई या जवान हो गई जो बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ मूवीज एवरेज करती हैं, कुछ कंपनी मूवीज फेल भी हो जाती हैं, कुछ बॉक्स ऑफिस में बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे आदि पुरुष एक मूवी थी, बहुत नुकसान हो गया। सारी मूवीज पुष्पा या बाहुबली या जवान या पठान नहीं बन सकती है। कुछ मूवीज अच्छा करती हैं, कुछ एवरेज होती हैं, कुछ फेल होती हैं। उसी तरीके से इक्विटी में भी सारे बिजनेसेस अच्छा नहीं करते, कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ फेल होते हैं। और यहाँ पे रिस्क मैनेज करने के लिए हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि सारा पैसा आप एक कंपनी में मत लगाइए, एक सेक्टर में मत लगाइए, आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे सेक्टर्स में। उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल रिस्क बहुत कम हो जाता है। और जितना पैसा जितनी कंपनियों में होगा, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ एवरेज होंगी, कुछ फेल होंगी, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करता है। अब समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमेशा इक्विटी में रिटर्न कितने बनते हैं। तो बेसिकली इक्विटी में अगर आपको डालना है, ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें रिटर्न्स भी बनते हैं और इसमें रिस्क भी होता है, और क्या होता है रिटर्न्स और क्या होता है रिस्क, समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इक्विटी की जर्नी रिवाइंड करता हूं, वो साल जब एक्चुअली मैं पैदा हुआ था 1980 में। उस समय एक और चीज की शुरुआत हुई थी जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब क्या होता है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो हमें सबको पता है मुंबई में है, ओके, नियर टाउन साइड। वहां पे एक एक्सचेंज है जहां पे शेयर्स को बाय एंड सेल किया जाता है। उन्होंने इंडेक्स बनाया है, उसको बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब हिंदुस्तान की टॉप 30 कंपनीज को अगर जोड़ लिया जाए, उसको सेंसेक्स बोलते हैं। उसकी शुरुआत 1980 में हुई थी विद इंडेक्स लेवल ऑफ 100। आज जैसे हम बात कर रहे हैं, वो इंडेक्स वैल्यू अराउंड 65 66, इनफैक्ट आज मार्केट अप है, 67,000 पे पहुंच गया है। इसका मतलब अगर किसी ने 1980 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, उसका वैल्यू आज अराउंड 6.5 6.6 6.7 करोड़ है। मतलब 1 लाख की वैल्यू ऑलमोस्ट 6.6 6.7 करोड़ की वैल्यू है। दैट्स द पावर ऑफ इक्विटी। दैट्स द पावर ऑफ इक्विटी टू क्रिएट वेल्थ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये बात को मैं रिपीट करूंगा, टू क्रिएट वेल्थ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय पे इक्विटी के पास बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है टू क्रिएट वेल्थ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट प्रॉब्लम ये होती है, लोग जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो इसकी कंपैरिजन करते हैं फिक्स डिपॉजिट में। बिकॉज फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, रिटर्न्स गारंटीड मिलते हैं और फिक्स मिलते हैं। बट इक्विटी मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि द जर्नी ऑफ इक्विटी मार्केट, ये जो रास्ता था 1980 से लेके 2023 तक, ये सीधी लाइन नहीं थी। इस लाइन में कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, कभी बोरिंग वक्त आता है, कभी बहुत अच्छा वक्त आता है, कभी बहुत खराब वक्त आता है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा करती है, कभी कभी इक्विटी मार्केट अचानक गिर भी जाती है, कभी बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है, और कभी कभी कुछ ऐसे साल भी आते हैं, कभी 4 साल 5 साल इक्विटी मार्केट कोई रिटर्न देती ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हर एक इन्वेस्टर कहता है कि मुझे लंबे समय पे पैसा तो बनाना है, बट प्रॉब्लम यह है कि अच्छे रिटर्न्स के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक प्राइस चुकाना पड़ता है। और वो कीमत क्या है, वो कीमत यह है कि पूरी जर्नी जो है इक्विटी मार्केट की, इसमें उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ेगा। और वो कीमत जो भी इंसान चुका पाता है, वो इन्वेस्टर लंबे समय पे अमेजिंग रिटर्न्स बनाता है इन इक्विटी मार्केट। अभी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो मुझे ना स्टॉक्स के बारे में पता है, ना इकोनॉमी के बारे में पता है, ना मार्केट के बारे में पता है, मुझे पता भी नहीं कौन सी अच्छी कंपनीज है, कहाँ निवेश करना चाहिए, तो क्या करूं। और यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली लाइफ में अपने ईगो को साइड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में जो चीजों के बारे में आपको नॉलेज कम है, आपकी जानकारी कम है, या खुद करना नहीं आता, आपको किसी और को आउटसोर्स कर देना चाहिए। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स काम आते हैं। म्यूचुअल फंड्स कौन होते हैं और क्या करते हैं, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आपको मैं एचडीएफसी का एग्जांपल देता हूं। एचडीएफसी
इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, अमंग देम HDFC इज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन द कंट्री। हम ऑलमोस्ट 70 लाख लोगों का पैसा मैनेज करते हैं। हजारों लाखों लोग, करोड़ लोग हिंदुस्तान के सब एक म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं। म्यूचुअल फंड करता क्या है उस पैसों का? म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है और उनकी एक टीम होती है एनालिस्ट की। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर और एक एनालिस्ट की टीम होती है। हर एक एनालिस्ट कोई ना कोई एनालिसिस करता है। कोई बैंकिंग एनालिस्ट होता है, कोई IT एनालिस्ट होता है, कोई फार्मा एनालिस्ट होता है, कोई टेलीकॉम एनालिस्ट होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का एनालिस्ट होता है। मिलके मिलके एक फंड मैनेजर और एनालिस्ट मिलके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं अपने अपने रिसर्च के साथ, अपनी स्टडी के साथ, अपने एनालिसिस के साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जाए जो लंबे समय पे अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके। ब्यूटी ये है कि यहाँ पे दो तरीके से रिस्क मैनेज हो जाते हैं। एक तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड और एनालिस्ट मिलके पोर्टफोलियो बना रहे हैं। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपका सारा पैसा एक कंपनी या एक सेक्टर में नहीं लगा, बहुत सारी कंपनीज में लगा है, बहुत सारे सेक्टर्स में लगा है। उससे रिस्क मैनेज हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी एंड दैट्स द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये तो वही सिंपल बात हो गई। अगर आप बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट में जा रहे हो, जो काम करेगा वो पायलट करेगा। आपको सिर्फ जाके चुपचाप बैठना है और पायलट पे भरोसा रखना है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में समझ लीजिए फंड मैनेजर एक पायलट की तरह है। रिसर्च वो करेगा, एनालिसिस वो करेगा, पूरी टीम है उनके पास। वो पूरी कोशिश करते हैं कि लंबे समय पे अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ लंबे समय पे आपके लिए वेल्थ क्रिएट करें। इनको हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब जस्ट बिकॉज फंड मैनेजर, इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड हमेशा अच्छे रिटर्न देगा। वो फंड बेसिकली मार्केट के हिसाब से रिटर्न देगा। जब मार्केट बढ़ती है तो फंड मैनेजर भी अच्छा करता है, जब मार्केट गिरती है तो फंड मैनेजर भी अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव रिटर्न दे देता है कभी कभी। सो आपको ये बात समझनी है कि जो भी इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका समय, टाइम होराइजन बहुत लंबा होना चाहिए। और मैं आपको एक मैथ्स के हिसाब से, उदाहरण के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका टाइम होराइजन लंबा क्यों होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, 1992 से लेके 2023 तक आपको हर साल के इक्विटी मार्केट के रिटर्न दिखाने की कोशिश की है। आपको रियलाइज होगा कुछ साल मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न देती है, कुछ साल खराब रिटर्न देती है, कुछ साल नेगेटिव देती है, और कुछ साल मार्केट बहुत ज्यादा गिर भी जाती है। जैसे अगर आप देखोगे पीरियड्स, जैसे 2000 के समय जब IT बबल, शायद आपको याद होगा, IT बबल, .com बबल हुआ था, तब मार्केट काफी गिरी थी। या 2008 में एक ग्लोबल मंदी आई थी जिसकी वजह से मार्केट 25%, 50% गिर गई थी। उसी तरीके से कोविड के समय भी मार्केट अराउंड 20, 25, 30% गिर गई थी। तो ऐसे मार्केट में गिरावट होती रहती है। कुछ साल मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न देती है, कुछ साल कम, और कुछ साल नेगेटिव भी दे देती हो। तो इसलिए हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका टाइम होराइजन कभी भी एक साल नहीं होना चाहिए। उसी को अगर आप 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल करो, जैसे ही आपका टाइम होराइजन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी वेल्थ क्रिएशन की संभावना, आपके पॉजिटिव रिटर्न्स की संभावना बढ़ जाती है। और जितना समय दोगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप महंगाई को हराओगे और वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। आपको डेटा के साथ दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बेसिकली 15 साल का डेटा है। आप कोई भी 15 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, आपको रियलाइज होगा आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाओगे, वही टाइम होराइजन 3 साल के बदले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल आपका वेल्थ क्रिएट होगा। इनफैक्ट दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर जिनको माना जाता है, वॉरेन बफेट, वो कहते हैं कि आपका होराइजन, टाइम होराइजन जितना लंबा हो सके होना चाहिए। और ये देखा गया है सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वेल्थ क्रिएशन का। जितना समय आप दे सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, जितना समय दे सकते हो उतना आपको देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यही हम बड़ी मिस्टेक देखते हैं लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स की इक्विटी को लेके। वो आइडियली जो एसेट क्लास लंबे समय के लिए होना चाहिए, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अनफॉर्चुनेटली उसमें 1 साल, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट रियल एस्टेट खरीदते हैं तो वहां तो 15, 20, 25 साल दे देते हैं। गोल्ड खरीदते हैं तब भी दे देते हैं 10, 15, 20, 25 साल। इनफैक्ट PPF में वहां भी 15 साल दे देते हैं। बट जब इक्विटी की बारी आती है तो अनफॉर्चुनेटली वो लंबा नहीं सोच पाते,
और यहाँ पे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। अगर आप क्लाइंट्स को अच्छे कंटेंट के साथ समझा सकते हो कि लंबे समय के लिए जुड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर ये बात समझ जाए, आपके क्लाइंट्स अमेजिंग वेल्थ क्रिएट करेंगे। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड, जैसे आपको मैंने इक्विटी के बारे में कहा, इक्विटी के साथ बेसिकली इसमें बहुत सारी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो जाती हैं। हम सब जानते हैं बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको लार्ज कैप बोला जाता है, मीडियम साइज कंपनी को मिड कैप बोला जाता है, छोटी कंपनीज को स्मॉल कैप बोला जाता है। लार्ज कैप कंपनीज वो हैं जो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, मिड कैप मतलब जो उसके बाद जो 150 कंपनी आती है उनमें निवेश करती हैं, और स्मॉल कैप जो उसके बाद जो 250 कंपनी आती है ना, छोटी कंपनी, उसमें निवेश करती है। सो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड भी है, मिड कैप फंड भी है, स्मॉल कैप फंड भी है। एक ऐसे फंड भी होते हैं जिनको फ्लेक्सी कैप बोलते हैं, जो तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे एक मल्टी कैप फंड भी होते हैं जो भी तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। देयर इज अ लार्ज एंड मिड कैप फंड जो सिर्फ लार्ज और मिड में इन्वेस्ट करता है। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं। आइडियली फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स बहुत अच्छे होते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं लंबे समय के लिए। कुछ ऐसे फंड भी होते हैं जो सेक्टोरल फंड होते हैं, जो सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, या आईटी हो गया, ये फार्मा हो गया। ये सेक्टर फंड्स होते तो अच्छे हैं, बट इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज अगर वो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा तो वो रिटर्न्स अच्छे नहीं दे पाते, और सेक्टर अच्छा कर रहा है तो वो अच्छे कर पाते हैं। सेक्टर फंड्स उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको उस सेक्टर के बारे में अच्छी जानकारी हो। अभी थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इक्विटी के बारे में, एंड देन विल ओपन द फ्लो फॉर क्वेश्चंस। बेसिकली इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा फॉर्मूला जिससे पैसा बनता है उसको बोलते हैं समय, टाइम, वक्त। ये जो चीज कोई समझ सकता है कि पैसा कैसे बनता है, समय, वक्त या टाइम से पैसा बनता है, इसका एग्जाम्पल समझाने की अगर आपको कोशिश करूं, आई एम श्योर आप एसआईपी एज अ कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपने बहुत बार सुना होगा ये एसआईपी कंसेप्ट, आज ये घर घर पे पहुंच रहा है। इमेजिन करो, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग 30 साल की उम्र पे होंगे। अगर आप 30 साल की उम्र में एसआईपी शुरू करते हो ना, और मैं अज्यूम करता हूं कि अगले 30 साल तक एसआईपी करते हो, एक सिंपल एसआईपी भी करोगे ना 5,000 रुपए की, और चुपचाप एसआईपी करते रहोगे हर महीने 5,000 5,000 5,000, और अगले 30 साल के लिए करते रहोगे ना, तो आपके 60 साल की उम्र में, अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे कि 12% से रिटर्न बनता है, अज्यूम कर रहा हूं आपका कॉर्पस 1.76 करोड़ बन जाएगा। दिस इज द पावर वक्त देने से। बट अगर आप वो 30 साल के बदले 40 साल की उम्र में करोगे ना, तो आपका कॉर्पस आइडियली 1.76 करोड़ नहीं बनेगा, ऑलमोस्ट 50 लाख बनेगा। आप पूछोगे ये क्या प्रॉब्लम हुई, 30 साल के बदले 40 साल वही चीज कर लूं, एक ही तो बात है, 30 साल में शुरू की या 40 साल में शुरू की, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो 10 साल से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिकॉज सबसे बड़ा फैक्टर जो वेल्थ क्रिएट करता है ना म्यूचुअल फंड्स में, उसको बोलते हैं वक्त, टाइम। टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। आपको एक एचडीएफसी का एग्जांपल दूंगा। हमारा एक फंड है, इसका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये 29 साल पहले शुरू हुआ था 10 के एनएवी से। आज उसका एनएवी 1400 के ऊपर है। इसका मतलब आपने 29 साल पहले इसमें अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता ना, तो उसकी वैल्यू आज 1.5 करोड़ है, 1.4 करोड़ है। कहने का मतलब ये है, पैसा क्यों बना? पैसा इसलिए नहीं बना बिकॉज आपने बहुत दिमाग लगाया, पैसा इसलिए बना बिकॉज आपने 29 साल दिए, 29 ईयर्स दिए अपने इन्वेस्टमेंट को। पैसा एक ही चीज से बनता है, मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, वक्त, 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 और सिर्फ वक्त से। टाइम इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वेल्थ क्रिएशन, बिकॉज पैसा कंपाउंड होता है, पैसा ही पैसे को बढ़ाता है, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप एक कॉइन पकड़ते हो 1 रुपए का, और उसको डबल करते हो, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 128, 256, ऐसे आप करते जाओगे ना 30 दिनों तक, ये मिलियंस में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली पूरा खेल एक ही चीज का है, वक्त, वक्त और वक्त। नाउ हम ये नहीं कह रहे कि सारे क्लाइंट्स को सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं अपना पैसा डाइवर्सिफाई कीजिए, थोड़ा पैसा आप सेफ्टी में रखिए, फिक्स्ड इनकम या एफडी कहते हैं, थोड़ा पैसा आप गोल्ड में रखिए,
थोड़ा पैसा घर में इन्वेस्ट कीजिए, घर भी खरीदिए, और बाकी पैसा आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। यस, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ पैसा स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में, कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एक साथ पैसा भी लगा सकते हो, जैसे आपके पास समझो 4 लाख या 5 लाख या 1 करोड़ या 50 लाख, वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। आप एक साथ भी पैसा लगा सकते हो, उसको बोलते हैं लमसम, या आप थोड़ा थोड़ा हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं एसआईपी। एसआईपी का मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। मेरे हिसाब से एसआईपी हम सबके लिए, अराउंड 70 पार्टिसिपेंट से, सबके लिए एसआईपी इज द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आप एसआईपी 500 रुपए की भी शुरू कर सकते हो, 1000 रुपए की भी कर सकते हो, 2000 की भी कर सकते हो हर महीना। इट इज बेसिकली इन्वेस्टिंग ऑन अ मंथली बेसिस, और ये लंबे समय के लिए कर सकते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल। आज काफी इन्वेस्टर हैं जो परपेचुअल एसआईपी करते हैं, कि जब तक चलती रहेगी करते रहेंगे। इस एसआईपी को आप कभी भी स्टॉप भी कर सकते हो, और जैसी आपकी इनकम बढ़ रही है, आप एसआईपी अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में बढ़ा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीका है टू क्रिएट वेल्थ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी ये सब सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट करना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लोगों के पास डिसिप्लिन ही नहीं होता। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक का जमाना है। वी गेट कैरिड अवे विद अदर पीपल और सेव नहीं कर पाते। तो ये डिसिप्लिन लाने के लिए हम एसआईपी कहते हैं। एसआईपी आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है हर महीने, और डिसिप्लिन तरीके से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है। तो आपके लिए पेशेंस भी लाता है और डिसिप्लिन भी लाता है। एसआईपी का ये एडवांटेज है। दूसरा, एक और प्रॉब्लम है हमारी दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में बाय नेचर अच्छी न्यूज आपको कभी सुनाई नहीं देगी। ओके, मार्केट आपको हमेशा डराती रहेगी। ओके, इसको बोलते हैं बेसिकली आवर वर्ल्ड इज नेगेटिव बायस्ड, बिकॉज अच्छी खबर कभी खबर होती ही नहीं है। रोज आपको कोई ना कोई नेगेटिव खबर देश के बारे में, विदेश से आती रहेगी, जो आपको डराती रहेगी, जिसके वजह से लोग काफी बार डरे रहते हैं और लंबे समय के लिए कभी सोच नहीं पाते। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इंसान भेड़ चाल में भी सोचता है। अनफॉर्चुनेटली वो ये करने की कोशिश करता है कि उसका पड़ोसी क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भूल जाता है, और भूल जाता है कि उसे क्या करना है। जब सब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, जब सब रिडीम करते हैं तो वो भी निकालना शुरू कर देता है। आइडिया इज, पैसा इस तरीके से नहीं बनता भेड़ चाल से। पैसा बनता है डिसिप्लिन, पेशेंस और वक्त के साथ। एक और प्रॉब्लम जो हमने काफी इन्वेस्टर्स की देखी है, कि सबको रातों रात अमीर बनना है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज हम सब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इंसान की प्रॉब्लम है, कि वो शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करता है। मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के रूप में समझाने की कोशिश की कि शॉर्टकट्स इज नॉट अ राइट वे ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। पैसा आपको डिसिप्लिन तरीके से एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए पैसा बनाना है। टाइम और पेशेंस से पैसा बनता है, शॉर्टकट से पैसा कभी नहीं बनता। लास्टली, हमारे काफी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट को एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं। वो 24 घंटे अपने पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में और एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं ढूंढना चाहिए। आपको सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन तरीके से वेल्थ क्रिएट करना है। लास्टली, ओके, ये बात लास्ट में अपील करने की कोशिश करूंगा, जो आप शायद अपने वीडियोस में अगर आप क्लाइंट्स को समझा पाओ, कि बेसिकली इंसान का दिमाग अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक अ मंकीज ब्रेन। ओके, इसमें बेसिकली दैट्स हाउ एवोल्यूशन हैज हैपेंड। हम चुपचाप एक जगह पे बैठ ही नहीं पाते। हम सबको पता है मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। जैसे आज के दिन मार्केट बहुत ऊपर है, आज मार्केट खुश भी है। मार्केट खुश इसलिए है बिकॉज कल के रिजल्ट्स थोड़े फेवर में आए टुवर्ड्स बीजेपी गवर्नमेंट, और सबको लग रहा है कि ये 2024 में जो इलेक्शन होगा तो वो फेवरेबल आउटकम बन सकता है। तो मार्केट आज खुशी के माहौल में है, तो मार्केट ऊपर चली गई। कल कुछ और न्यूज आ जाएगी, मार्केट गिर जाएगी। सो मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। कुछ महीने अच्छे होते हैं, कुछ महीने खराब होते हैं, कुछ क्वार्टर अच्छे निकलते हैं, कुछ क्वार्टर नेगेटिव होते हैं, कुछ साल मार्केट अच्छा करती है, कुछ साल मार्केट नेगेटिव खराब करती है। इलेक्शन, बजट, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हमने देखा है जो इन्वेस्टर इन सब बातों को इग्नोर करके चुपचाप अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल के अगले 15, 20, 25 सालों तक पैसा रखता है, उन सबका वेल्थ क्रिएट हो जाता है लंबे समय के लिए। इनफैक्ट मैं एक एनालिसिस कर रहा था, काफी लोग पूछने की कोशिश करते हैं कि एसआईपी की बेस्ट डेट कौन सी होती है। ऑनेस्टली कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, जो भी दिन पे एसआईपी करो, बेस्ट है। लोग पूछते हैं कि कौन सा दिन पे कब इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाए। ये तो वही बात होगी
कि एक दुकानदार पूछ रहा है कि दुकान शुरू करने का बेस्ट दिन कौन सा है, टुडे इज द बेस्ट डेट। हमारा एक फंड है HDFC मिड कैप फंड, 2008 में शुरू हुआ था। इनफैक्ट अगर आपने फंड की शुरुआत में भी SIP की होती, आज भी बहुत बेहतरीन रिटर्न है। जब SIP 2008 की मंदी में भी SIP शुरू की होती, अगर आज आप रिटर्न देखो तब भी उसके बहुत बेहतरीन रिटर्न है। मतलब अच्छे दिन SIP शुरू करो या खराब दिन शुरू करो, लंबे समय पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लंबे समय पे वेल्थ क्रिएट हो ही जाता है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि पूरा खेल वक्त का है। टाइमिंग द मार्केट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लंबे समय पे द टाइम गिवन टू द मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कितना वक्त दे सकते हो, दैट क्रिएट्स वेल्थ। लास्टली, ये मेरा एक शीट कहूंगा जो हर एक इन्वेस्टर को करना चाहिए। जैसे आप जो वीडियोस बना रहे हो, आपके क्लाइंट्स के पास कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स होने चाहिए, इक्विटी स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ मीडियम टर्म के लिए, कुछ ट्रेडिंग के लिए। फिर उनके पास होने चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, SIP भी होना चाहिए जो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, और एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते रहो जब पैसा आ रहा है। ये होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ये लंबे समय पे वेल्थ क्रिएट करते हैं। फिर कुछ पैसा सेफ्टी में होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ सेफ फंड्स भी हैं, इनको फिक्स्ड इनकम फंड्स बोलते हैं या डेट फंड बोलते हैं, जो बहुत सेफ फंड्स है, जहां पैसा सेफ रहता है जनरली। या कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हो, जो पैसा सेफ है। जनरली ये वो पैसा होता है जब जो पैसा आपको चाहिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक, वो पैसा सेफ होना चाहिए, उसको आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ पैसा आपको अनसर्टिनिटी के लिए रखना चाहिए, कहते हैं लिक्विड फंड हो गया, या कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में रख दिया। गोल्ड भी अच्छा काम करता है, जब दुनिया में अनसर्टिनिटी होती है तो गोल्ड अच्छा करता है। तो फिजिकल गोल्ड भी ले लिया, गोल्ड कॉइन भी ले लिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं इनफैक्ट। और कुछ पैसा अनसर्टिनिटी के लिए, जैसे ऑब्वियसली ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं है, बट एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस सबके पास होनी चाहिए। इसका म्यूचुअल फंड से लेना देना नहीं है, बट इन जनरली आपको, मेरे को, सबको एक लाइफ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए हम सबके पास, और एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। दैट्स इट, यही बातें बताने की कोशिश करूंगा। द ब्यूटी इज, आपका कंटेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि आप क्लाइंट को कितनी बार भी समझाओगे ना। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आई एम श्योर सबने देखी होगी, ये नेमो नाम की एक मूवी है जो मछलियों के ऊपर है। उसमें एक बहुत प्यारी मछली आती है, उसका नाम है डॉरी। डॉरी एक मछली है जो हर जब भी मिलो ना बात भूल जाती है, उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। समझ सकते हो, एक तरीके से इंडिया की गजनी जैसी है वो। तो बेसिकली हमारे इन्वेस्टर भी ऐसे ही हैं, उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। जब उनको बताओ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, उस समय सुन लेते हैं बट वापस भूल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। बिकॉज क्या होता है, जब मार्केट अच्छा कर रही होती है तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, जब मार्केट गिरती है तो भूल जाते हैं म्यूचुअल फंड सही है। उनकी इन्वेस्टर की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, और बहुत रेगुलर इंटरवल में बनाना पड़ेगा, उनको समझाने के लिए कि लंबे समय तक क्यों इन्वेस्ट करना है, सो दैट वो भूले ना। लास्टली, हमारे इन्वेस्टर हमेशा ढूंढते रहते हैं 5 स्टार फंड कौन सा होता है, बेस्ट फंड कौन सा है। हम ये कहते हैं कि बेस्ट फंड छोड़ो, बेस्ट इन्वेस्टर बनो, वो सबसे बेहतरीन चीज है। लास्टली, मैं आपको HDFC के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है, जैसे कोई भी, अगर आप फ्लाइट लेते हो, अच्छी फ्लाइट कौन सी होती है, जो आपको टाइम से शुरू करे, टाइम पे पहुंचा दे, आपको अच्छी सर्विस दे, कम कीमत चार्ज करे, और बहुत ही अच्छा खाना भी खिला दे, वो अच्छी फ्लाइट होती है। ओके, उसी तरीके से एक अच्छा म्यूचुअल फंड क्या होता है, अच्छा म्यूचुअल फंड वो होता है जो लंबे समय पे 15, 20, 25 साल तक क्लाइंट्स को अमेजिंग वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, और पूरे देश की संख्या को बेसिकली हेल्प कर सकता है वेल्थ क्रिएशन में। हम HDFC में बहुत खुश हैं, लकी भी हैं, और बेसिकली बहुत प्राइड भी फील करता है कि लास्ट 30 सालों में हमने लाखों, करोड़ों इन्वेस्टर्स का कंट्री में वेल्थ क्रिएट किया है थ्रू म्यूचुअल फंड्स रूप। हमने लंबे समय पे, आप HDFC के कोई भी फंड देखोगे, कोई भी कैटेगरी में, लंबे समय पे हमने बेंचमार्क को, मतलब मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से हराया है, और वेल्थ क्रिएट किया है, लंबे समय पे वेल्थ क्रिएट किया है। पर अच्छी बात हमारी ये भी है, अगर आप आज HDFC के रिटर्न देखोगे ना, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, 1 साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से, हमारे सारे फंड्स अच्छा कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मर में है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर साल हमारे फंड्स टॉप करेंगे, कभी अच्छा करते हैं, कभी नहीं करते। अच्छी AMCs वो होती हैं जो लंबे समय पे वेल्थ क्रिएट करती है। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म को फोकस करूंगा, पर मैं सिर्फ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में हमारे फंड्स अच्छा
कर रहे हैं। बस यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। सॉरी मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, मैंने कहा था कि 20-25 मिनट लूंगा, बट आई थिंक कुछ 35-40 मिनट्स हो गए। बट आई होप जो मैं मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था वो आपको मिला, और अभी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, वी आर हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। Thank you, Amit ji, for this wonderful presentation. And no, you did not take too much time at all. You are absolutely spot on. I would request, I would first thank Amit ji and Alok for organizing this wonderful seminar. दोस्तों, कंटेंट बनाना सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना सही कंटेंट के, एजुकेशनल कंटेंट के, आपका कन्वर्जन नहीं होगा, राइट? सो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल है प्लीज हाथ उठाइए, रेज योर हैंड एंड वी विल अनम्यूट यू। किसी को भी सवाल पूछना है प्लीज यू कैन। अच्छा, किसी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक, थैंक यू मराठी शेयर मार्केट गुरु, उन्होंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर दैट, वी रियली अप्रिशिएट यू शेयरिंग योर थॉट्स। एनीवन एल्स? ओके, ठीक है। मराठी शेयर मार्केट गुरु, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। यस सर। सर, हमने भी बहुत, हमारे जो क्लाइंट है सबको तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड के लिए तो हर टाइम हम बोलते हैं, पर अभी हर टाइम प्रॉब्लम आ जाता है कि जैसे फर्स्ट टाइम वो किसी कोई भी म्यूचुअल फंड बाय कर लेते तो नेक्स्ट मंथ में प्रॉब्लम आता है ऑटो डेबिट का। तो जिस टाइम वो ये म्यूचुअल फंड बाय करते उसी टाइम से वो सिस्टम चालू होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट पेमेंट तो चला जाता है और सेकंड टाइम के लिए वो हमें फोन करते हैं, सर हमारा एसआईपी का पेमेंट नहीं गया, म्यूचुअल फंड का नहीं गया। तो वो एक टाइम ऐसा सेट होना चाहिए। तो आइडियली इसका आंसर अमित मैं करूंगा, बिकॉज आई थिंक इट इज रिलेटेड टू एंजल। सो आपको इसमें देखो क्या है, बिकॉज वी हैव बोथ द ऑप्शंस, हमने दोनों ऑप्शन रखे हैं कि अगर कोई कस्टमर मैंडेट नहीं क्रिएट करना चाहता है तो एवरी मंथ वो हमारी ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है आके, हम उसको नोटिफिकेशन भेजते हैं, प्लस उनको डैशबोर्ड पे भी ऊपर दिखता है कि योर एसआईपी इज ड्यू। बट इट डजंट मीन कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करोगे उसके बाद वहां पे ऑप्शन आता है क्रिएट मैंडेट का, एंड आप कभी भी जाके अपना मैंडेट क्रिएट कर सकते हो। इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। आप कितने भी जो भी आपके कस्टमर हैं उनको बोलो कि सर एक बार आपको मैंडेट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही वो मैंडेट क्रिएट हो जाएगा उनका ऑटो डेबिट होना चालू हो जाएगा। 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। आफ्टर 30 डेज उनकी जो भी डेट उन्होंने सेलेक्ट की होगी उस डेट को उनका ऑटो डेबिट होना चालू हो जाएगा। बट आपको पहला ऑर्डर, पहला पेमेंट करने के बाद वहां पे मैंडेट क्रिएट कराना पड़ेगा कस्टमर से, अगर उसको ऑटो डेबिट कराना है तो। ये इंडस्ट्री का नॉर्म्स है, सब जगह एक बार वन टाइम तो आपको मैंडेट करना पड़ता है। ठीक है सर, क्लियर? एनी अदर डाउट? मैं राजेश जी को अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राजेश जी, थैंक यू आलोक फॉर एक्सप्लेनिंग इट वंडरफुली। डीआर एक अच्छा, राजेश जी आप बात कर सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाय राजेश जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या की पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चीज देखना जरूरी रहता है उस पर? राइट। सो राजेश जी देखो, ये ना, ये मैथ्स की तरह नहीं है कि आपके यहाँ पे एक राइट आंसर ऐसे होता है ना, मैथ्स में, गणित में एक राइट आंसर होता है 2+2=4। राइट ओके, राइट। हम उस फील्ड में है जहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जैसे जैसे अगर आपसे पूछूं कि अच्छा दोस्त कैसे चूज करते हैं, या और कहूँ कि अच्छा अगर आपको अपने बच्चों की स्कूल सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करोगे, तो इसमें कोई फ्रेमवर्क मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे हिसाब से, और हर एक का फ्रेमवर्क अलग अलग होगा, मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से अच्छा फ्रेमवर्क क्या होता है। ओके एक अच्छा फ्रेमवर्क ये होगा मेरे हिसाब से कि एक ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसका कोर काम यही है, म्यूचुअल फंड, ओके, जो ऑलमोस्ट 10, 15, 20, 25 सालों से यही काम कर रही है। ओके, एक ऐसा फंड जहाँ पे फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा है। ऐसा फंड जिसकी फंड परफॉर्मेंस लंबे समय तक बहुत अच्छी रही है, और एक ऐसा फंड जिसपे आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज मनी एक ट्रस्ट वाला सब्जेक्ट है।
आप जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज वो आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिन कंपनीज पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि लंबे समय पे ये मेरे लिए काम करेंगे, लंबे समय पे वेल्थ क्रिएट करेंगे, और जिन्होंने लंबे समय में वेल्थ क्रिएट किया है, आई थिंक मेरे हिसाब से वो म्यूचुअल फंड्स आइडियली आप उन जगहों पे इन्वेस्ट, आपको आपका और अपने क्लाइंट का पैसा वहां पे रिकमेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सर, थैंक यू सो और मच सर। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में ऑब्वियसली आप बड़ी कंपनी ले रहे हो, वहां रिस्क थोड़ा कम होता है, बट मिड कैप, स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा हो जाता है। रिस्क का मतलब क्या होता है, जब अच्छा करती है तो बहुत अच्छा करती है, तब गिरती है तो बहुत ज्यादा गिरती है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप, मिड कैप खराब है या लार्ज कैप अच्छा है। हम कहते हैं क्लाइंट को अपने पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए, लार्ज कैप भी होना चाहिए, मिड एंड स्मॉल भी होना चाहिए। कितनी मात्रा में होना चाहिए वो हर एक रिस्क पे डिपेंड करता है। कुछ लोग शायद ज्यादा ले सकते हैं मिड एंड स्मॉल, कुछ कम लेने चाहिए, बट आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये वो कंपनी है जो पिछले 15, 20, 25 सालों से देश में बिजनेस कर रही है, अच्छा कर रही है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, या HDFC बैंक हो गई, या ICICI हो गई, या सन फार्मा हो गई, या इन्फोसिस, TCS, इनको लार्ज कैप कहा जाता है। ये ऐसी कंपनी जो 25-25 सालों से देश में अच्छी तरीके से कर रही है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें और ब्यूटी ये है कि सारे कैटेगरी ऑफ फंड्स अवेलेबल है। जो क्लाइंट को जिस कैटेगरी में अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ओके ओके सर। थैंक यू सो मच अमित जी, इसको क्लियर करने के लिए। एक सवाल ये है, डीआरए अर्निंग कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल से एंजल वन में? इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा। हमारे साथ जितने भी डीआरए हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप अकाउंट खोल रहे हैं क्या दिखा के? आप अकाउंट खोल रहे हैं कंटेंट दिखा के, राइट? कि आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को मार्केट के बारे में और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। म्यूचुअल फंड एक इतना अच्छा वेपन है, इतना अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको दिखा के आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्योंकि गूगल सर्च से लेके यूट्यूब वीडियो का पेनिट्रेशन से लेके सारी चीजों में अगर आप डेटा देखें, म्यूचुअल फंड इक्विटी से कहीं आगे है, और लोग बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड के प्रति इंटरेस्टेड हैं। जो वॉल्यूम है वो, I think, Alok, correct me if I'm wrong, I think it is 4 to 5 times more than what people search for equity, right? Yeah, definitely. Right? तो ये जो नंबर है, इतने लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो टू न्यू अकाउंट्स, और वो ही आपका सबसे ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। यही फायदा है आपका। जितनी जल्दी आप इसको समझ के इस लाइन पे चल सकोगे, फायदा आपका है और हमारा भी है। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। सी गाइस, देखो अर्निंग तो आनी है बाय डिफॉल्ट। जैसा हमारा बा ने बोला, आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो एंड उस कंटेंट के थ्रू अगर कोई कस्टमर एंजल में आ रहा है, दे आर ओपनिंग अकाउंट, तो इट मींस जो भी आपका अभी इंसेंटिव आपको मिल रहा है अकाउंट ओपनिंग का, वो मिलेगा ही। बट अमरवा का कहने का ये मतलब है कि जो डायरेक्ट इक्विटी का कस्टमर बेस है ना, वो शायद उतना बड़ा नहीं है जितना म्यूचुअल फंड का बड़ा है। सो एंड म्यूचुअल, व्हाई म्यूचुअल फंड, मतलब क्यों हम एज अ एंजल, क्यों म्यूचुअल फंड, मतलब हम सी, आपको पता होगा मार्केट में बहुत तरीके की ब्रोकर्स हैं, अवेलेबल हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो कि, बट एंजल में एक यूएसपी है, दैट वी आर अ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में उतने नहीं है, एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट यही होता है कि ओवरऑल 1% क्लाइंट को ज्यादा रिटर्न मिलता है। सो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। सो इसके रिलेटेड आप कंटेंट बनाओगे, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, वी विल हेल्प यू विद द कंटेंट ऑल्सो। तो वहां पे ज्यादा इंगेजमेंट होगी आपके कंटेंट में, और अगर ज्यादा इंगेजमेंट हो रही है, इट मीन्स कि आपका वहां पे अर्निंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंगेजमेंट हो रहा है, कस्टमर आपके लिंक से आएंगे। सो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, कुछ भी कस्टमर करेगा ना, पहले उसको अकाउंट ओपन कराना ही पड़ेगा। तो जैसे ही वो अकाउंट ओपन कराएगा, आपका जो अर्निंग है वो वहां से चालू हो गया। अब वो म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, फ्यूचर में इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा है, या जो भी कर रहा है, सो आपका तो पर्पस है टू एक्वायर अ कस्टमर, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंटेंट और वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम अ इक्विटी कंटेंट। बट म्यूचुअल फंड में देयर आर लॉट ऑफ स्कोप एंड बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी, बिकॉज डायरेक्ट इक्विटी का पूल अभी उतना बड़ा नहीं है जितना म्यूचुअल फंड का है। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू आंसर दिस। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत आलोक भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपको से एक डेटा बोलना कोशिश करूंगा सबको। इंडिया में हर महीने 17,000 करोड़
हर महीने 17,000 करोड़ का पैसा SIP में आ रहा है। तो इतना बड़ा अमाउंट है, और मैं कहूंगा ये शुरुआत है। मैं पूरी कंट्री में ट्रैवल करता हूँ, वेरी फॉर्चुनेट ट्रेनिंग करते हुए। मतलब आप छोटी से छोटी जगह भी, अभी आज के टाइम में इंडिया में कोई छोटी जगह नहीं है, सब बड़ी बन रही है, बट टेक्निकली इतना इंटरेस्ट है, पूरी कंट्री से SIPs आ रही हैं। 17,000 करोड़ का हर महीने SIP आ रहा है, और ये नंबर सिर्फ बढ़ने वाला है, बिकॉज आज जो लोग SIP भी कर रहे हैं ना, अपना बहुत छोटा पोर्शन SIP कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में वो भी बहुत बड़ा करेंगे। ये नंबर सिर्फ बढ़ने वाला है, बहुत बुरी अच्छी तरीके से बढ़ने वाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा वह मैं और लूंगा, ये शायद मेरे से रिलेटेड है। मैंडेट सेटअप करते टाइम मैक्सिमम लिमिट 1 लाख शो करता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम 1,000 रुपए की SIP लगाते हैं, 2,000 की लगाते हैं, सो वी डोंट वांट कि कस्टमर 1,000 रुपए की SIP एवरी टाइम लगा रहा है तो हम एवरी टाइम उससे मैंडेट कराएं। तो इसलिए हम एडवांस में 1 लाख रुपीस का उसका मैंडेट करा लेते हैं, सो दैट इन फ्यूचर वो कितने भी अमाउंट की 1 लाख तक की SIP कर सकता है, सो दैट हमको बार बार उससे मैंडेट नहीं लेना पड़े। सो इट्स अ प्रोसेस, इंडस्ट्री में सब फॉलो करते हैं ये, बिकॉज क्या होगा कि ना एवरी टाइम आप कस्टमर को, चलो आज मैंने 1,000 रुपए की SIP की, नेक्स्ट मंथ फिर मेरे को 1,000 की करनी है, फिर नेक्स्ट मंथ मैंने लगा और SIP मेरे को बढ़ानी है, तो उसको बार बार ये प्रोसेस ना करना पड़े मैंडेट का, इसलिए हम वन टाइम 1 लाख रुपीस का मैंडेट ले लेते हैं, सो दैट वो 1 लाख रुपीस तक की SIP कर सकता है, उसको बार बार मैंडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज जस्ट फॉर द क्लाइंट के कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग उससे वन टाइम मैंडेट ले लेते हैं। इन फ्यूचर वो कितनी भी SIP करेगा, उसको दोबारा मैंडेट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटो डेबिट डेट सेलेक्ट करेगा, वो डेट पे उसका ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट होना चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच आलोक जी। एक क्वेश्चन और लेंगे, स्मार्ट शरद टेक, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है, बात कर सकते हैं सर। मेरा सर गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो गेस्ट के लिए, सर मैं मेरा ईयर है 43, राइट। मैं अभी लार्ज कैप में 2 फंड लिया है, स्मॉल कैप में 2 फंड, मल्टी कैप में 2 फंड, स्मॉल कैप में 2 फंड, फिक्सी कैप में 2 फंड, ईच एवरी में मैंने 2 फंड लिया है, और पर मंथ में 1,000 एवरी फंड में मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अपना बिफोर 10 ईयर्स से। तो मेरे को क्या इधर चेंजेस करना है कि कुछ क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। बट शरद जी, आप कितने साल से कर रहे हो? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। तो शरद जी, आपको आपको एक्चुअली सबको सेशन में बताना चाहिए कि वेल्थ कैसे क्रिएट होता है, बिकॉज 10 साल से अगर आप कर रहे हो तो आई एम श्योर आपने बहुत ही अच्छी अमेजिंग वेल्थ क्रिएट की है अपने लिए। यस। और आपको सिर्फ अपने इनकम के हिसाब से अपने SIP अमाउंट बढ़ाते रहना, और कुछ नहीं ओके। करना है। बस आपने जो 10 साल किया है, आपको कोशिश करनी है अगले 30 साल और करो या 20 साल और करो। यस सर, मैं So by the age 63, 70 ईयर तक मेरा टाइमिंग रखा है, 70 ईयर तक। बस by the age 63, your wife will thank you a lot. Your children will obviously, I'm sure they will love you a lot because of you are a good person. But I'm sure या आप इतना amazing wealth create करोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, through discipline of SIP, आप खुद सोच नहीं पाओगे। ओके, थैंक यू सर। आपको कुछ सिर्फ चेंजेस उन्हीं करने की फंड्स में जरूरत नहीं रहना है है, ना? आप उन्हीं फंड्स में सिर्फ अमाउंट बढ़ाते रहना है और कुछ नहीं करना। बस एक ही चीज ओके। करनी है, वो है कुछ नहीं करना। मैं सोच रहा था कुछ इंडेक्स फंड लेने के लिए, लूं क्या कि नहीं लूं? ठीक है, देखो आपको मैं सबको बताता हूँ कि इंडेक्स फंड क्या होता है। देखो, इंडेक्स फंड और नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड में फर्क ये है, इंडेक्स में आप पूरा का पूरा सिर्फ इंडेक्स खरीद रहे हो, जैसे आज निफ्टी यस यस, इंडेक्स राइट आता है राइट। या आई नो। सेंसेक्स आता है। क्या हो रहा है ना, आज के टाइम पे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के लिए ना डिफिकल्टी हो रही है। चैलेंज है कि अल्फा अल्फा का मतलब मार्केट को हराना, वो थोड़ा डिफिकल्ट या हो रहा है। ऐसा नहीं कर पा रहे, कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट थोड़ा सा यस यस। डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज मार्केट हम खुद जानते हैं बहुत एफिशिएंट हो रही है। एफिशिएंट मतलब सारी इंफॉर्मेशन मार्केट को बहुत जल्दी मिल जाती है, और आप मार्केट को तभी हरा पाओगे जब आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मार्केट के पास ना हो। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं अपने नॉर्मल फंड्स के साथ थोड़ा पैसा इंडेक्स में भी डालना चाहूंगा। ये ट्रेंड हम ओके। देख रहे हैं। तो अगर आपको हाँ। लगता है ऐसा, आप इंडेक्स फंड में भी अपनी SIP शुरू कर सकते हो। तरीका ओके ठीक है। ओके। और सेंड बाद में मैं इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट चालू रखा है, कंटिन्यू। ओके। परफेक्ट हाँ, सर, तो इक्विटी को मैं अभी इंडेक्स फंड भी इक्विटी है। इंडेक्स फंड भी इक्विटी है, बस आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। और डिसिप्लिन जो आपने मेंटेन रखा है 10 साल तक, बस मैं आशा करता हूँ वही डिसिप्लिन अगले 15-20 साल अगर आप रखोगे, जो चीज मेरे पे भी अप्लाई होती है, अगर हम ओके। मेंटेन सेकंड रखेंगे, हम वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। ग्रेट।
Thank you so much, Amit. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू शरद जी। राजेश शुक्ला, आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, बात कर सकते हैं आप। राजेश शुक्ला जी, you there? Okay, I'll unmute Harish bhai. You can ask your question if you want. हरीश भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाय हरीश भाई, आ रही है। जी, परफेक्ट। तो एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, आई एम डीआरए होल्डर लास्ट, मुझे लगता है मैं 1.5 साल से डीआरए कर रहा हूँ, और मैंने काफी बार म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने अपने आरएम से भी बात करने की कोशिश की, बट मीडिया सही नहीं आया। तो मुझे जानना है कि ये म्यूचुअल फंड मेरे डीआरए इनकम में कैसे ग्रोथ करेगा। और जैसे इससे पहले मुझे लगता है सर ने बताया कि ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे हेल्प करेगा? मैं इसका How it is आपको possible? हाँ हरीश जी, मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। सी, हमारे यहाँ क्या है कि जो अभी आपकी जो अर्निंग है वो अकाउंट ओपनिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको हेल्प करेगा कस्टमर एक्विजिशन में, मतलब आप और कस्टमर ला सकते हो। अभी आप इक्विटी के कस्टमर लेके आ रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है, बट कल को अगर आप म्यूचुअल फंड के भी कस्टमर लेके आते हो ना, तो भी आपको अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो कस्टमर जब अकाउंट ओपन करेगा तो आपको अल्टीमेटली पे आउट वहां पे मिलेगा, ठीक है। एंड हम रेगुलर म्यूचुअल फंड नहीं करते हैं, तो हम आपको कोई म्यूचुअल फंड पे कमीशन नहीं दे पाएंगे, बिकॉज एज अ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमें कोई इनकम नहीं होती है इस पे, इट्स अ जीरो इनकम। बट आपकी कहीं ज्यादा इनकम हो सकती है। आप समझो, अगर आप म्यूचुअल फंड का कंटेंट बनाते हो और महीने में 100 कस्टमर अगर म्यूचुअल फंड के कंटेंट के थ्रू आ रहे हैं, आपके अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यू कैन सी कि आपको कितना अर्निंग मिल सकता है। तो अर्निंग तो बहुत ज्यादा है। इट डिपेंड कि आप कितना एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हो और कंटेंट बनाते हो। बिकॉज क्या होगा ना कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सब लोग नहीं करते हैं, बहुत ही सेलेक्टिव प्लेयर्स हैं जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्रमोट करते हैं, एंड जहां पे क्लाइंट का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आज की डेट में मैं आपको एक नंबर बताऊं ना, कि हम लोग आज की डेट में कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तब भी हर महीने हमारी ऐप पे 2 से 2.5 लाख एसआईपी हो रही है। ऑटोमेटिकली 2 से 2.5 लाख एसआईपी एवरी मंथ होती है। तो आप सोच सकते हो विदाउट एनी प्रमोशन व्हाट काइंड ऑफ मतलब रिजल्ट वी आर गेटिंग। तो आप कंटेंट बनाओ, पब्लिक को अवेयर करो, इनकम बाय डिफॉल्ट है, वो तो आनी ही आनी है आपकी। थैंक यू आलोक फॉर दिस। भावेश सिंघल, आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, मेरा क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जैसे सर ने अभी बताया, ओके, तो ये हमारा जो एंजल के प्लेटफॉर्म पे जो म्यूचुअल फंड होगा, ओके, जो कस्टमर बाई करेगा, वो डिफरेंशिएट कैसे होगा अदर म्यूचुअल फंड कंपनी से? जैसे अदरवाइज मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एनजे वेल्थ, ओके, एनजे वेल्थ ने उसे काफी सारा स्ट्रक्चर बना रखा है उस टाइप से, तो ये एनजे वेल्थ कैसे, मतलब एंजल और एनजे वेल्थ, इसमें क्या कंपैरिजन होगा कि कस्टमर देखो, इधर आएगा? कंपैरिजन ये होता है कि रेगुलर में जो होता है ना, रेगुलर में एक कमीशन होता है। आज जो एनजे वेल्थ जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या जो भी पार्टनर्स को देता है ना, क्योंकि एनजे वेल्थ को रेगुलर में एक कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन की कॉस्ट ना जाती तो इन्वेस्टर की जेब से ही है। मतलब वो वहां ओके, पे कॉस्ट 1% अगर एंजल 1% अगर एंजल वेल्थ को दे रहे हैं, एनजे वेल्थ को, तो वो 1% कॉस्ट तो फंड में ही लोड हो रही है जाके आपके एक्सपेंस में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उसमें कोई कमीशन नहीं होता है, एंजल को कोई भी एमसी कोई कमीशन नहीं देती है। तो वो जो 1% का मोटा मोटा जो डिफरेंस आ जाता है, तो रिटर्न में आप दोनों की एनएवी देखोगे ना, तो एनएवी में डिफरेंस होता है। एंड ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देगा कंपेयर टू रेगुलर म्यूचुअल फंड। सिंपल सा डिफरेंस वही है कि वहां पे कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, और रेगुलर म्यूचुअल फंड में कमीशन इन्वॉल्व होता है, बस यही एक डिफरेंस है। तो सर ये फंड मैनेजर फीस में कितना अंतर आ सकता है इसमें ना? 1% कितना मैंने बोला ना, ओवरऑल रिटर्न में 1% का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस आता है। अप्रोक्सीमेटली ना? हाँ, यानी आप एनजीए एनएवी भी से जाके अगर चेक करोगे ऑनलाइन, अभी आप ओके, जाके मनी कंट्रोल या कहीं पे भी चेक करना, आपको हाँ, डिफरेंस दिख जाएगा डायरेक्ट और रेगुलर की एनएवी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ओके, ये टोटली डायरेक्ट। तो एंजल को क्या बेनिफिट्स है इधर से, वही मैं पूछना चाह रहा एंजल को बेनिफिट ये है कि एंजल एज अ एंजल हम इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखते हैं। वी वांटेड टू प्रोवाइड एडिशनल सर्विस टू अवर कस्टमर
एंड हमारा ये है कि हमारे कस्टमर्स हैं जो वो एंजल के साथ रहे एंड दे इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। ये पूरा का पूरा काइंड ऑफ आप बोल सकते हो फॉर इन्वेस्टर्स है, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए। सो वी डोंट वांट टू अर्न एनीथिंग, हमें उससे कुछ कमाना नहीं है, just we are giving a additional service to our customers, and in future you will see there are lot of products are coming in our app. It is not only mutual fund, हम lending में भी आने वाले हैं, हम अदर बिजनेसेस में भी आने वाले हैं। हाँ, इसी का मैं से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर। अगर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड है, एंजल को कुछ बेनिफिट्स नहीं हो रहा किसी एएमसी से, तो इन फ्यूचर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, XYZ जो भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन को डायरेक्टली करेगा एएमसी से, आपसे नहीं करेगा? नहीं, देखो आज की डेट में अगर आप हमारी ऐप, मुझे पता नहीं आपने कितनी एक्सप्लोर की है, अब हमारी ऐप ना वन ऑफ द इंडस्ट्रीज बेस्ट ऐप है। सॉल्यूशन में आप जाओगे वहां पे एवरीथिंग, सब कुछ, कॉन्टेक्ट डिटेल, मेल आईडी, एवरीथिंग मेंशन है। अगर रिलेटेड टू आपको कुछ, एंड प्रोडक्ट वाइज भी मैं बोलूँ ना, वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। आप जाके उसमें देखोगे ना तो इट्स सिंपल। मैं तो वेरी क्लियरली बोलता हूँ, पहली बात तो सर्विस इश्यूज म्यूचुअल फंड में इतने आते नहीं है। एक बार आपने ऐसा एट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा मैं, एट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो फ्यूचर में सब देखो, सारा का सारा टेक ड्रिवन है। वहां पे आप जाओगे, आपको सपोर्ट के लिए, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्ट के लिए वी हैव अ सर्विस टीम, डेडिकेटेड सर्विस टीम जो कि सपोर्ट देती है। नो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी भी कंपनी को किसी चीज से बेनिफिट्स नहीं हो रहा, ओके, तो हो सकता है कि इन द फ्यूचर उस चीज को वो छोड़ दे ना। क्यों नहीं हो रहा बेनिफिट, क्यों नहीं हो रहा? वी हैव लॉट ऑफ कस्टमर भाई, हमारे पास इतने कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड वी आर अर्निंग गुड फ्रॉम इक्विटी। ऐसा तो है नहीं कोई कस्टमर म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है तो वो इक्विटी नहीं कर रहा है। वो दे आर डूइंग इज दिस, वी आर अर्निंग फ्रॉम इक्विटी एज अ प्रोडक्ट, जो हमारा कोर प्रोडक्ट है, वी आर अर्निंग फ्रॉम देयर ना। सो इट इज नॉट लाइक कि म्यूचुअल फंड से अर्निंग नहीं है तो वो नहीं है। हम वी आर अर्निंग फ्रॉम डिफरेंट, सी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यू सी कि वी हैव वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एंड वी विल प्रोवाइड बेस्ट सर्विस इन द इंडस्ट्री। थैंक यू। हरीश भाई फिर से एक बार कुछ पूछना चाह रहे थे। हरीश भाई, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो प्लीज मेक इट शॉर्ट। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ था, आपने मुझे म्यूट कर दिया और फिर मैं वैसे ही रहेगा। मेरा क्वेश्चन ये था, अभी सर ने किसी पूछा सर्विस रिलेटेड, उसी के थोड़ा आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, पिछले 8 साल से मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ और काफी तगड़ा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है मेरा, और मुझे म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनसे अच्छा नॉलेज होगा, बट बहुत अच्छा ही नॉलेज, ठीक है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो बातें की, बाय द वे मैंने डीआरए जो है ना एफएनओ के अकॉर्डिंगली ड्राइव कर लेता हूँ, क्यों एफएनओ, क्योंकि वहां से मेरा ब्रेकफास्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो जानकारी दी एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो मुझे कहीं पे भी रिलेवेंट है, सॉरी से, बट यस क्यों नहीं लगी? बहुत सारी चीजें हैं, मैं 1 to 1 बता सकता हूँ क्यों नहीं रिलेवेंट लगी एज अ डीआरए बिजनेस। नहीं, वी विल सी हरीश जी, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली, जो भी आपका कंसर्न होगा। बिल्कुल, आप मुझे सेपरेटली कनेक्ट कीजिए। हाँ, वी विल कनेक्ट सेपरेटली। बिल्कुल, बहुत अलग लेवल का है। आप नहीं, बिल्कुल सी सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, सबका बिजनेस करने का माइंड अलग अलग होता है। वी विल डिस्कस विद यू मेरा सेपरेटली। कंसर्न ये है कि सर एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये जो आपने जो चीजें बताई यहाँ पे, ठीक है, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंगली बिल्कुल चीजें बनेंगी आपको। नहीं, बिल्कुल तो मैं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। सबकी बिजनेस लाइन एंड स्ट्रेटजी इज डिफरेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट है, आपकी क्योंकि मैं माइंड भी म्यूचुअल डिफरेंट फंड जो है मैं एचडीएफसी के साथ भी एम्प्लॉयड हूँ। आपके आरएम कौन है हरीश भाई? आपके आरएम कौन है हरीश भाई? एचडीएफसी के साथ भी एम्प्लॉयड हूँ और एचडीएफसी के साथ भी मेरा बिजनेस जाता है। आपका आरएम कौन है हरीश भाई? ठीक है, तो अरे हमारे ठीक है हरीश भाई, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली हरीश भाई। हम लोग ठीक है। वन सेकंड डालो। हरीश भाई, आपके आरएम कौन? हाँ, मेरे आरएम जो है ना, उनसे वही मेरी शिकायत है कि वो मेरा कॉल नहीं। जी एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है, आपका जो डीआरए कोड है, आप चैट में डाल दीजिए, आपके आरएम का नाम चैट में डाल दीजिए। वी विल कोऑर्डिनेट विद सेपरेटली ऑफलाइन, ठीक है? ठीक है भाई, मुझे ये फोरम में इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आप मुझे अनम्यूट ही नहीं करते थे, बार-बार मुझे इसके ऊपर मैं ये सारी चीज बोल। Next, anyone else has any questions? Anyone else? I think हरीश छोड़ के विजय, अच्छा
I think we are done, Alok bhai, for today's session. I think we have covered enough ground. It is already 5:15. Yeah, sure. Thank you so much, Amit bhai, for joining us, and Thank it's you. a pleasure. And if you can please share your presentation, it will be a great resource for all of our DRAs. Thank you so much. I'll email across. Really appreciate it. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Bye. Have a good day. Bye. Thank you. Thank you. सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना फीडबैक बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि जब तक आप फीडबैक शेयर नहीं करेंगे तब तक हम और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए ला नहीं पाएंगे। और किसी को भी अपने कुछ सपोर्ट रिलेटेड क्वेरी है, देखिए हम सब यहाँ पे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट सर्विस देने के लिए अपनी तरफ से। कोई भी आपको शिकायत है बिल्कुल फीडबैक फॉर्म में लिखिए। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज हैव सम पेशेंस प्लीज, एंड थोड़ा हमारा भी साथ दीजिए। हम भी कोशिश करें हमारी तरफ से। मैजिक की तरह कुछ नहीं होता, कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी आरएम्स वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो प्लीज थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। जैसे अमित जी ने कहा आज, पेशेंस के बगैर कुछ नहीं होता। और काम करते रहें, कंटेंट डालते रहें, अच्छे अच्छे चीजें हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहें एंजल वन के साथ। और 2023 का दिसंबर आप सबके लिए बहुत सुखद हो। थैंक यू सो मच। केतकी, आप प्लीज फीडबैक फॉर्म घुमाते रहिए यहाँ पे चैट में। थैंक यू सो मच। अनम्यूट अभी नहीं कर सकते, आज का सेशन खत्म हो चुका है। सब ये आप अभी आज सर अनम्यूट नहीं हो सकता। आपका जो क्वेरी है आप फीडबैक फॉर्म में डाल दीजिए और आपका आरएम का नाम डालिएगा और डीआरए टैग डालिएगा, ठीक है। We can't, our session today has ended, so we will see you next time tomorrow. I mean, in the next session. Thank you so much. हेलो हेलो सुन रहा हूँ, बोलिए। ओ सॉरी, मुझे लगा कि मतलब बाय मिस्टेक ये ऑप्शन हो गया, हम लेफ्ट हो गए। आप बोल रहे थे मोटिवेट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। बोलिए। थैंक यू सर। एक्चुअली ना मैं अभी रिसेंटली मतलब डीआरए फिर से एक्टिवेट किया हूँ। एक्सेस मेरे पास 1 साल पहले से था, वर्क नहीं कर रहा था, ट्रेडिंग कर रहा था। जी तो अभी मैं वेबसाइट वगैरह सारा मैंने खुद का अपडेट की हुई है, ठीक है। जी तो म्यूचुअल फंड के लिए अगर मैं किसी को अप्रोच करूँ ना फुल जी इंफॉर्मेशन के साथ भी, तो एक होता है ना कम्युनिकेटेड स्पीच, जैसे हर कंपनीज की एक होती है टेलीकॉलिंग में जो बैठा रहता है, आउटबाउंड इनबाउंड टेलीकॉलिंग में। जी जी। तो कम्युनिकेशन में ना प्रॉब्लम आ जाती है। तो अच्छा ऐसा कुछ है क्या कि पावर पैक लाइक स्पीच हो जिसमें फुल इंफॉर्मेशन हो और सामने वाला उससे सुनकर वो कम्युनिकेट कर पाए। अगर मतलब वो सेम टाइम पे ना हो, रिकॉर्डेड मैसेज, रिकॉर्डेड स्पीच बोल रहे हैं? लिखा हुआ। लिखा हुआ बोल रहे हैं जो मैं। अच्छा हाँ, ठीक है, कितना लंबा चाहिए आपको सर? आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम अंकित कुमार है। और आपका और आरएम कौन है सर? आरएम मेरी जस्ट वेट देख लूं, प्रियंका मौलवी जी हैं। प्रियंका? मालवी, प्रियंका मालवी? मौलवी नहीं, सॉरी ठीक। सॉरी, मालवी। कोई बात नहीं। सॉरी। तो आपको बेसिकली आपको चाहिए कि आपको कोई एक राइटअप दे जो हाँ, जो आप यूज कर सकें अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करने के लिए, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन है। आपको मिलेगा ये आने वाले और 2 से 3 दिन में मिलेगा। और भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट हो, प्रियंका को आप एक लिस्ट बना के भेज दीजिए, आपको बना बनाया मिल जाएगा। डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सो मच। और एक ये है जी लाइक जो ट्रेडिंग से रिलेटेबल होता है ना, उसको मैं अलग तरीके से कन्वर्ट तो कर रहा हूँ, ठीक है। जी। पर जो लोग नए हैं उनके लिए ना जितना भी अच्छा तरीके से कम्युनिकेट करें ना, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अच्छा तो ओके उसके लिए जैसे मैं वेबसाइट पर अगर कोई विजिट करे ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगी जो ओके भी मैंने अपडेट की हुई है।
ओके पर अगर मैं किसी को सामने से अप्रोच करूँ, जैसे अपना जॉब.com पर मैंने पोस्ट की हुई है, ठीक है, लाइक अपना वेबसाइट में जो कंपनी है मैं बना के रखा हुआ हूँ, ठीक है, जी जी तो उसमें पर डे 100 प्लस एड हो रहा है, पर मैं किसी को कांटेक्ट करता हूँ ना, तो फिर छोड़ देना पड़ जाता है, क्योंकि उनको वो उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन इशू काफी हो रही है, लाइक ट्रेडिंग के लिए अगर बोलो या म्यूचुअल फंड के लिए बोलो, ऐसा वाला सीन है। तो एक काम करते हैं ना, आई एम सॉरी, मैं आपका नाम अंकित, राइट? अंकित। अंकित जी, अंकित जी एक काम करते हैं, ये एक स्पेसिफिक इशू है, आप प्रियंका को बोलिए मेरे साथ एक कॉल ऑर्गेनाइज करें, ठीक है? एक कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर गूगल मीट हो, वहां पे आके ना ये आपका वेबसाइट देख के आपके वेबसाइट के आपके नीड के हिसाब से आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या बोलने से पब्लिक जो नई पब्लिक है वो भागेगी नहीं और कूद कूद के आएगी, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पर्सनली। एक प्रियंका हाँ को बोलिए मेरे साथ एक कॉल ऑर्गेनाइज करने के लिए, या तो इस हफ्ते, आज मंडे है तो इस हफ्ते कर लीजिए, मे बी थर्सडे फ्राइडे के आसपास, या तो अगले हफ्ते हम कर सकते हैं। पर ये पर्सनलाइज्ड एक कॉल आप बिल्कुल प्रियंका को बोलिए कि मेरे साथ वो अरेंज करवाए, और आपका जो रिक्वायरमेंट है उसका लिस्ट आप प्रियंका को भेज दीजिए, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके सर। और आपका नाम क्या हो गया, क्योंकि मैं प्रियंका मैम को अगर बोलूंगा तो फिर उन्हें कैसे समझ आएगा? मेरा नाम अमर आभा है, मैं कंटेंट, जो यहाँ का कंटेंट टीम है उसका, उसको लीड ओके करता हूँ, डीआरए कंटेंट टीम। तो आप ओके प्रियंका को बोलिए कि अमर सर के साथ एक मीटिंग फिक्स करा दे, तो वो करा देंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं जो भी आपने कहा ना, मैं सेम रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ मैम को, जी वो जी, ज्यादा कम्युनिकेशन सही रहेगा। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, ठीक है? ओके, ओके सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, थैंक यू।